This call is now being recorded. This call is now taking notes. द्वितीय सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं। हमारे प्रथम सत्र में फैकल्टी रहे और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी हैं, चाइनीज के हेड हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बीएचबी में और रक्त पर चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग चाइनीज पर हमारा व्हाट इज एक्यूपंक्चर जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये दार्शनिक विचार कैसे डेवलप हुआ और शेयर हो रहा ना? यस सर, हो रहा है सर। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो 8 अष्ट का सिद्धांत समझ लीजिए। तो ये तो पहले था कि जो हमारा ये साइकिल था, उन्होंने साइकिल बताया और उस साइकिल में जो हमारी पंच तत्वों का कंसेप्ट लिया, विचार लिया, उस पर उन्होंने सबके रंग और सबकी ऊर्जा ये मानी और इनको एक परिवार के सदस्य की तरह माना, जिसमें से एक सदस्य दूसरे पर निर्भर है, चाहे वो किसी का पिता है, चाहे वो किसी का पुत्र है। कोई ऑर्गन किसी की मदर है और किसी की बेटी हो सकती है। कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है, कोई किसी से कंट्रोल हो रहा है। ये पांचों तत्व, पांचों जो आपके तत्व हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये रिलेशनशिप चाइनीज ने दिया, सबकी अपनी ऊर्जा दिया और सबके अपने रंग दे दिए। और ये रंग सूर्य की किरणों से लिए गए थे और इन रंगों के आधार पर भी एक दूसरे को हम लोग सिडेट या टोन कर सकते हैं। जो मदर है वो अगर मदर से ऊर्जा कोई आ रही है तो भी टोन हो सकता है और उसका जो ऊर्जा है या उसका जो रंग है उससे भी टोन हो सकता है। दूसरा, सन पॉइंट से हमेशा सिडेट होगा और जो कंट्रोलर पॉइंट है उससे हमेशा जो है सिडेट होगा। ये कंसेप्ट उनके उसमें विचार में आया था। तो यही उसका था, सृष्टि के मूलभूत तत्व, पांचों तत्व सृजन के लिए जिम्मेदार हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। शरीर में ये जो ऑर्गन है ये प्रकृति के अनुसार 2 तरह है, कोई इन है, कोई यांग है। तो इसलिए जो एक एलिमेंट होगा उसमें 2 चीजें हो जाएंगी, एक होगा इन और एक यांग ऑर्गन। अब ये इन और यांग ऑर्गन आपस में भी ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे। जैसे एक परिवार के, एक फैमिली के कोई है तो अगर उसी में कोई एक कमरे में 2 प्राणी रह रहे हैं तो वो एक दूसरे को आपस में भी अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं, बिल्कुल पारिवारिक भूमिका में। सूर्य किरणों में विद्यमान जो रंग है ये मूलभूत तत्वों की ऊर्जा को हमको संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, यानी हम कब बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो अपना जो रंग है उस रंग से उस ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और जो कंट्रोलर का रंग है उससे आप घटा सकते हैं। तो ये ऊर्जा एनर्जी जो माना गया था कि शरीर का जो शरीर, भौतिक शरीर है, उसके बाहर एक हमारा ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है। तो इस ऊर्जा शरीर को उन्होंने डिफाइन किया कि इस ऊर्जा शरीर के आधार पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। फिर कास्ट की जैसे ये पूरा आया हुआ, अग्नि पर हम लोग बता चुके हैं, ये उसी तरह का है। ऐसे सृजनात्मक चक्र है, वहां पर हम लोग अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब चाइनीज मेरिडियन में अब इन अवयवों की बात आई कि ये अवयव कैसे ट्रांस होंगे,
तो ये कहा गया कि जो ऐसे ऑर्गन जो लगातार काम कर रहे हैं उनको इन ऑर्गन कहा गया। जो ऑर्गन लगातार काम कर रहे थे उनको इन ऑर्गन कहा गया, और उनको सॉलिड ऑर्गन भी कहा गया। दो चीजें हैं, एक सॉलिड ऑर्गन और एक कंसेप्ट है कि इन ऑर्गन। तो जो लगातार काम कर रहे थे उनको इन ऑर्गन कहा गया, उनको सॉलिड ऑर्गन कहा गया। जो आवश्यकता पड़ने पर काम कर रहे थे उनको यांग ऑर्गन कहा गया, और उनको हॉलो ऑर्गन कहा गया। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा के उस भाग को कर रहे थे। एक तो हुआ कंटेंट और एक काइनेटिक। अगर पोटेंशियल एनर्जी के संदर्भ में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी दो के रूप में है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो इन थी और काइनेटिक एनर्जी यांग थी। उसी तरह जो स्ट्रक्चरल फंक्शन था वो इन का था, और जो फंक्शनल फंक्शन था वो हमारा यांग का था। तो यांग हमेशा हल्की होती थी, इसलिए उसको हॉलो ऑर्गन कहा गया। तो ये 12 और इन दोनों सारे इनों का, इन मेरिडियंस का कंट्रोलर एक मेरिडियन को माना गया। वो तो 6 और मिला के 12, और 12 2 14, और यांग का भी एक कंट्रोलर हुआ। तो एक इस तरह का इसको गवर्निंग वेसल मेरिडियन कहा गया, और जो यांग का था उसको गवर्निंग वेसल कहा गया, और जो इनको कंट्रोल कर रही थी उसको कंसेप्शन वेसल मेरिडियन कहा गया। तो इस तरह ये मेरिडियन सबके ऑर्गन्स के संबंध में तय किए गए। फिर ये हुआ कि इनको कैसे एक्यूप्रेशर यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे किया जाए, कैसे नापा जाए कि शरीर में हम लोग के जो विद्यमान हमारे शरीर में जो बिंदु थे, जो बाहरी सतह पर बिंदु, थोड़े से हल्के से अंदर सुपरफिशियल लेवल पर जो हमारे बिंदु थे, एक्यूप्रेशर बिंदु कहा गया उनको। तो उस एक्यूप्रेशर बिंदुओं को कैसे माना जाए, दूरी कैसे, तो पैमाना माना गया। तो उसको उन्होंने एक्यूप्रेशर यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहा। इसको टी सुन या कुन नामों से भी अलग कह सकते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म टी सुन या कुन कहा गया, और वैसे आप हम लोग कह सकते हैं AUM, यानी एक्यूप्रेशर यूनिट ऑफ मेजरमेंट फुल फॉर्म, और इसको टी सुन या कुन के नाम से भी कह सकते हैं। अब कुन क्या है? कुन को उन्होंने भी डिफाइन किया कि कुन है क्या। तो इन्होंने कहा कि कुन जो है दो तरह से समझ सकते हैं कि एक तो हमारे जो अंगूठे की जो चौड़ाई है, किसी व्यक्ति के अंगूठे की जो चौड़ाई है, इस भाग में ये जो दूरी है, उस दूरी को भी हम ओम या कुन मान सकते हैं। दूसरा, मिडिल फिंगर में जो ऊपर, अगर हम कहें वात ज्वाइंट, ऊपर वाले ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको भी हम लोग मान सकते हैं। तो दोनों में ये जो दूरी थी ये बराबर है, और ये इसकी दूरी, दोनों दूरी बराबर है। इनको उन्होंने कहा एक्यूप्रेशर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको कुन कहा। फिर और अपना रिसर्च में कहा कि 2 उंगलियों की चौड़ाई जो होगी वो 1.5 कुन के बराबर होगी, 1.5 कुन होगी, यानी लगभग एक उंगली की चौड़ाई 0.75 है। एक उंगली की चौड़ाई लगभग 0.75 होगी, तो 2 की 1.5 हो जाएगी। 4 उंगलियों कहा गया तो 3 कुन होगी, और 2.5 उंगलियों की चौड़ाई 2 कुन होगी। ये मेजरमेंट कहा गया है। इस मेजरमेंट के आधार पर उन्होंने पूरे शरीर का मेजरमेंट भी तय किया कि अगर आप देखें तो पूरे शरीर को आपको पैर से टखने सब ले सकते हैं, कि माथे की 9 कुन, और आपके जो, अगर आप माथे से लेकर के और पीछे मेडुला तक आ रहे हैं तो 12 कुन, ये पूरा। फिर आपका गर्दन की लंबाई लगभग 3 कुन के आसपास, चेस्ट की लंबाई 8 कुन, ये सब पूरा डिफाइन किया। ये इस तरह का उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, और कहा कि पूरी बिल्कुल तय है कि जो व्यक्ति है। इसलिए एक्यूप्रेशर में जब हम लोगों ने ये कहा, तो यानी हर व्यक्ति के पास अपना कुन है,
आप कोई जो पेशेंट है उसके कुंड से ही हम उसकी दूरी को निकाल सकते हैं और पॉइंट्स को नाप सकते हैं, अपने से नहीं। यानी अगर आप पेशेंट कोई जो पेशेंट है उसके शरीर का जो भाग है वो कितना लंबा है कितना चौड़ा है ये उसका शरीर ही तय करता है, इसलिए उसका कुंड डिफरेंट होगा और हमारा थेरेपिस्ट का कुंड डिफरेंट होगा। इस रूप में ये उन्होंने कहा। फिर एक और कंसेप्ट दिया उन्होंने, हम लोगों ने कहा था जो कि ब्रह्मांड की ऊर्जा जब बाहरी ऑर्गन, बाहरी शरीर के बाहरी भाग में सुपरफिशियल लेवल पर जाती है तो वो ऊर्जा प्रवाह पथों पर जाती है। ऊर्जा ऊर्जा जो संगठन है हमारा, ऊर्जा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और बॉडी का जिसको ऊर्जा शरीर कह सकते हैं, उस ऊर्जा शरीर में जब जाती है तो उस ऊर्जा शरीर में किन किन ऑर्गन को प्रभावित करती है, 24 घंटे में 2-2 घंटे के अंतराल में वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए ऊर्जा होती है उनको प्रभावित करती है और उनमें वो उसको ये इस तरह मान सकते हैं कि एंटीना जैसे है कि एंटीना के माध्यम से ये उसको एक्सेप्ट करती है। तो वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आई और 24 घंटे में वो जो किसी समय विशेष में आई वो इसने उस पर्टिकुलर आई तो फिजिकल लेवल, आई तो मेटाफिजिकल लेवल पर, लेकिन अल्टीमेटली जो उसने प्रभावित किया वो किसी 2 ऑर्गन को या एक ऑर्गन को प्रभावित किया। तो इस तरह 2-2 घंटे के उसमें माना गया। तो यह जो उन्होंने उसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से रखा दिया और कहा कि जिस समय वो सर्वाधिक होगी उसके 12 घंटे बाद वो ऊर्जा कम होगी। यानी ऊर्जा का मूवमेंट जो है वो साइक्लिक मूवमेंट है। जैसे आप कोई लहर है, बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, ऐसे मूवमेंट के रूप में ऊर्जा की कल्पना की गई। ऊर्जा की लहर या फ्रीक्वेंसी के रूप में, जिसको कहना चाहिए तरंग, वेवलेंथ, वेव के रूप में तुलना की गई। तो वेव जैसे वेव ऊपर उठती है फिर नीचे आती है, तो वैसे ही 12 घंटे का माना कि 12 घंटे बाद वो न्यूनतम पे रहती है उस ऑर्गन में। लंग्स के मेरिडियन के 3 बजे से 5 बजे सवेरे जो है इसमें ऊर्जा मैक्सिमम रहती है और इसी के 12 घंटे बाद यानी 3 बजे शाम से 5 बजे शाम तक न्यूनतम रहती है। उसी तरह उसके बाद फिर आप देखिए, तो अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं कि लंग्स मेरिडियन को उन्होंने बहुत प्रभावशाली मेरिडियन माना इस रूप में कि वो बाहर से कोई ऑक्सीजन ले रही है, ये मॉडर्न साइंस ने तय किया, लेकिन उन्होंने भी इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए 3 बजे से 5 बजे तक का समय चुना था शुरुआती दौर पर। और इसीलिए नॉर्मली कहा गया था कि उसी समय ब्रह्मांड की ऊर्जा लंग्स मेरिडियन में आती है, तो हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में, इसको ब्रह्म मुहूर्त का कंसेप्ट दिया गया और वहां जागना चाहिए, जग जाना चाहिए। तो ये कंसेप्ट था लंग्स मेरिडियन का। तो 3 से 5 मॉडर्न साइंस ने बाद में उसको ऑक्सीजन के रूप में कहा, ऑक्सीजन के लिए आवश्यक कहा और कहा कि ऑक्सीजन की वजह से ही हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए लंग्स मेरिडियन महत्वपूर्ण है। लेकिन चाइनीज ने पहले कह दिया था। तो 3 बजे से 5 बजे तक आई। तो अब देखिए लंग्स इन मेरिडियन है, तो जब भी ऊर्जा आई तो उसका एक कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया। दार्शनिक विचार था, लेकिन ये दार्शनिक विचार था, बाद में ये जस्टिफाइड हो गया तो डॉक्टर वॉल के द्वारा। तो इन मेरिडियन है लंग्स और उससे ये एलिमेंट जो है हमारा मेटल का एलिमेंट है, मेटल। तो मेटल का एलिमेंट में लंग्स मेरिडियन को रखा गया था। तो लंग्स में फिर जब ऊर्जा गई तो 5 बजे के बाद 7 बजे तक का समय जो हुआ वो अपने ही उसी मेटल एलिमेंट में दूसरे यांग एनर्जी पर के पास चली गई। तो 5 से 7 AM का समय जो हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन का हो गया। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये यांग ऊर्जा, यांग भाग में ऊर्जा हुई और ये मेटल में हुई। अब ये मेटल से अगली बार जब आई तो वो स्टमक में आई, यानी वो स्प्लीन, वो हमारा अर्थ में आई। तो अर्थ में अब उसके बाद आई 7 बजे से 9 बजे तक अर्थ में आई। अब क्योंकि जब भी कभी जो ऊर्जा दूसरे में जाएगी तो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करेगी।
याद रखिएगा, जब भी ऊर्जा एक मेटल से, एक तत्व से, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाएगी तो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करेगी। पोलैरिटी का अर्थ यह है कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगी, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव रहेगी। तो यांग क्या है? यांग हम इस रूप में माने कि यांग और इन दोनों में पोलैरिटी का अंतर है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, यही कंसेप्ट है। तो यांग से फिर यांग में ही रहेगी, यानी पोलैरिटी चेंज नहीं करेगी। तो यांग से यांग में ही रही तो वो स्टमक मेरिडियन में, इसको पोलैरिटी चेंज ना करना। पोलैरिटी चेंज करने का अर्थ है कि इन से यांग, यांग से इन पहुंच जाए। तो जब अपने यहाँ तो रहेगी, अपने यहाँ पर होगी तो इन होगी तो पोलैरिटी चेंज करेगी, यांग में आएगी। फिर अपने में यांग में होगी तो पोलैरिटी चेंज करेगी, इन में आएगी। लेकिन जब दूसरे तत्व में जाना चाहेगी तो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करेगी। तो यांग से लार्ज इंटेस्टाइन से स्टमक में आई, क्योंकि वो पृथ्वी का स्टमक जो है यांग था। फिर यांग में जब आ गई 7 से 9 AM तो उस समय उसके 12 घंटे बाद वो न्यूनतम रही। फिर स्प्लीन मेरिडियन आई तुरंत। अब उसके बाद चूंकि स्टमक और स्प्लीन एक ही तत्व के दो भाग हैं, इन और यांग के रूप में, तो यांग से उसने पोलैरिटी चेंज किया, इनमें आई 9 बजे से 11 बजे। अब यहाँ फिर ध्यान देने की बात है, अब जब अगली बार 9 बजे से 11 बजे बात कहीं जाएगी तो वो या हार्ट में चली गई, यानी फायर में चली गई। तो फायर में जब गई तो पोलैरिटी फिर चेंज नहीं करेगी। वो स्प्लीन मेरिडियन में इन पोलैरिटी थी तो वो अगेन इट कंटिन्यूड विद इन मेरिडियन, यानी वो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं कर रही है। और 11 AM से 1 AM का समय सर्वाधिक हार्ट मेरिडियन का था, और उससे रात में 11 बजे से 1 बजे तक का समय रात का जो है वो न्यूनतम समय था। अब हार्ट मेरिडियन का जो था वो फायर का था, जिसके साथ जुड़ा था यांग मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब इन से यांग में गई, यानी पोलैरिटी चेंज किया। और उसके बाद ये समय 1 बजे से 3 बजे तक हुआ, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में 1 बजे से 3 बजे शाम को रही सर्वाधिक, और उसके बाद उसके 12 घंटे बाद रात में 1 बजे से 3 बजे तक न्यूनतम रही। अब इसके बाद फिर वो चली गई जल तत्व के पास, और जल तत्व में चूंकि यांग मेरिडियन थी उसने पोलैरिटी चेंज नहीं किया, और उसका यूरिनरी ब्लैडर उसका पार्ट था, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में वो चली गई 3 बजे से 5 बजे शाम को। इसके बाद वो ऊर्जा का सर्वाधिक समय था यूरिनरी ब्लैडर का 3 बजे से शाम को 5 बजे तक का, और उसका रात में 3 बजे से सवेरे का समय वो उसका न्यूनतम था। फिर यूरिनरी ब्लैडर से वो किडनी मेरिडियन में आई, अपनी पोलैरिटी चेंज किया। 5 बजे से 7 बजे शाम का समय, 5 से 7 का शाम का समय इसमें सर्वाधिक थी, और फिर इसके सब जो सवेरे का समय हुआ उसमें न्यूनतम थी। अब यहाँ के आने के बाद फिर वो फायर का जो फायर का 2 एनर्जी है, दूसरी एनर्जी की ओर चली गई, और फायर में ही एलिमेंट में जो हॉटनेस वाला था उस पर चली गई। तो पेरिकार्डियम मेरिडियन यहाँ पर आई, इन मेरिडियन थी। अब चूंकि किडनी में इन मेरिडियन में थी, इसलिए उसने दूसरे तत्व में जाते समय फिर पोलैरिटी चेंज नहीं किया, और इन से इन में रही, यानी पेरिकार्डियम में रही 7 बजे से 9 बजे रात। फिर उसके बाद वो ट्रिपल वार्मर में आई, पोलैरिटी चेंज किया, और 9 बजे से 11 बजे तक हुई। अगेन जब ये 9 बजे से 11 बजे तक समय निकल गया तो उसके बाद गॉल ब्लैडर मेरिडियन, यानी जो ये हमारा वुड का था समय, तो वुड में रही, और वुड में यांग से यांग में आई, यानी गॉल ब्लैडर मेरिडियन में पहुंची, और फिर वो लीवर में 1 बजे से 3 बजे तक पहुंच गई, और गॉल ब्लैडर में 11 बजे से 1 बजे रात तक रही सर्वाधिक, और उसके बाद लीवर मेरिडियन में 1 बजे रात से और 3 बजे सवेरे तक। यहाँ पर ये है। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से आगे चल के आपको मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी का कंसेप्ट एक और डेवलप होगा। आप देखिए मिनिमम एनर्जी का जो समय है वो किसी ऑर्गन का मैक्सिमम एनर्जी का समय है। जैसे लंग्स का समय 3 बजे से 5 बजे सवेरे का है, तो उसी ये 3 बजे शाम से और 5 बजे शाम उसका जो न्यूनतम समय है, उसी समय किसी
अगर इन ऑर्गन यहाँ है तो किसी यांग ऑर्गन का मैक्सिमम एनर्जी का समय है, यूबी का मैक्सिमम एनर्जी का समय है। लार्ज इंटेस्टाइन जो समय है उसी समय सर्वाधिक, उसी समय 12 बजे सर्वाधिक जो न्यूनतम समय है वो समय किडनी में अधिक रहती है। स्टमक में जो है वो पेरिकार्डियम में, यानी जो इन है, जो इन में मैक्सिमम है वो बाद में यांग में मैक्सिमम होगा, जो यांग में मैक्सिमम है वो इन में मैक्सिमम होगा। तो इस तरह यांग और इन एक दूसरे के साथ ये इस रिश्ते से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। ये ऑर्गन क्लॉक की विशेषता रही। इसके बाद हम लोग जो है इसमें इन यांग का जो कंसेप्ट है केवल वही रह गया है, वो उसको हम लोग अलग से डिफाइन करेंगे। अब हम लोग इस चक्र को भी देख लें। तो छोटा करना पड़ेगा ना। या नहीं पा रहा है, बन नहीं। अब आ गया। जी सर आ गया। पूरा दिख रहा है लेकिन कम दिख रहा है क्या? नहीं सर दिख रहा है, बुक्स तो है ही हमारे पास, सबके पास दिख रहा है सर, पूरा पूरा आ गया बस ठीक है, चलिए सर, आ गया। आ गया। ये तो ये 5 एलिमेंट चार्ट को हम लोग इसको इस आधार पर समझते हैं कि देखिए इसका कुछ अर्थ कहीं कहता है। वो कहता है कि मेरिडियन, ये बहुत ही क्वेश्चन हमेशा सेमेस्टर 1 से लेकर 10 तक जरूरी है। मेरिडियन जहाँ देखिए वुड में भी यांग इन है, और जब उसमें फायर में आप देखेंगे तो फिर इन यांग, फिर इन यांग, फिर यांग इन यांग, इसीलिए रखा गया है कि जहां इन से इन में ट्रांसफर होगी, यांग से यांग में ट्रांसफर होगी, यही उसका कंसेप्ट है, इसलिए इस उसी रूप में उन्होंने रखा हुआ है। अब देखिए ऑर्गन सब डिफाइंड हो गए। पहले वुड के लिए गाल ब्लैडर, यांग और लीवर उसका इन है। इसी तरह हार्ट, जो फायर में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है इन और यांग के रूप में, और पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर इन यांग के रूप में है। फिर अर्थ में यांग में स्टमक है और स्प्लीन है इनमें। मेटल में लंग्स इन है और लार्ज इंटेस्टाइन यांग है, और यूरिनरी ब्लैडर वाटर में यूरिनरी ब्लैडर यांग है और किडनी हमारा इन है। अब हम लोग आते हैं कि दूसरा एनर्जी। तो अब एनर्जी को समझने, एनर्जी जो हम लोग ने पहले बताया था, हम लोग का विंड है, हम लोग कहा था विंड है। तो वुड के साथ जो वुड के साथ इसलिए जुड़ी विंड कि विंड एनर्जी ऐसी कही गई जो हवा के रूप में नॉर्मल मानी गई थी, और वो उसके साथ, और इसीलिए उसको आप कलर भी कहीं देख लीजिए, कलर नीचे लिखा होगा तो कलर भी उसका ग्रीन के रूप में आया। तो उस एक बार समझते एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर फायर की हीट एनर्जी और हॉटनेस, दो एनर्जी कंसेप्ट दिया था चाइनीज ने ही। अर्थ की ह्यूमिडिटी, अर्थ में ह्यूमिडिटी, तो अर्थ को ये हुआ बारिश वारिश होने की वजह से ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहता है, इसलिए उन्होंने ह्यूमिडिटी उसके दिया। मेटल में ड्राइनेस, देखिए मेटल में भारी वजनी होता है,
वजनी में कंसेप्ट यह है, अगर फिजिक्स का सिद्धांत लें तो जिसमें सबसे कम वाटर होगा, वाटर ही आपको हल्का बनाता है, वाटर वायु हल्का बनाती है, तो वाटर कम हो जाएगा तो ड्राइनेस जितनी बढ़ेगी उतना ही वो भारी होता जाएगा। इसलिए मेटल जो है वो ड्राइनेस की उसकी एनर्जी और वाटर की कोल्डनेस एनर्जी, तो इस एनर्जी के रूप में इस तरह। दूसरा सीजन की बात आई तो सीजन चाइनीज के कंसेप्ट में देखिएगा, स्प्रिंग सीजन विंड के लिए जो सबसे अधिक जो अच्छी हवा महसूस होती है मानी जाती है वो स्प्रिंग सीजन में है। तो यानी बसंत हम लोग बोलते हैं उसको, बसंत में सबसे अधिक माना जाता है। बनन में बागन में बगरयो बसंत है, मतलब बगरयो माने फैला हुआ है, तो वही है स्प्रिंग के रूप में। फिर हीट समर के सीजन में अधिक होगी, बात सही है, और जब कुछ प्रचंड गर्मी पड़ती है तो भी समर होता है उस समय। फिर ह्यूमिडिटी लेट समर, ये लेट समर का कंसेप्ट वहां से हुआ गया, अदरवाइज जो है ये भारतवर्ष के रूप में हम लोग इसको मान सकते हैं कि वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु हम समझ सकते हैं कि वर्षा ऋतु में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो लेट समर उसी को चाइनीज ने कह दिया। और ड्राइनेस कब बढ़ती है, आप देखिए जैसे ही होली के बाद आसपास का जो वो होता है उसमें जो है वृक्ष जो है बिल्कुल सब पत्ते झड़ देते हैं, उसमें ड्राइनेस खूब फैल जाती है पूरा, उसमें उसके बाद ठंडक के बाद जो है ड्राइनेस पूरा आ जाती है। तो वो जो कंसेप्ट है वो ऑटम का है, वही हमारे पतझड़ का समय है, वही ड्राइनेस का समय है, और फिर विंटर में हमारी कोल्डनेस आ जाती है। तो ये सीजन को इस तरह रिलेट करिए। एज में 1 से 10, और इन्होंने 6 एनर्जी सिस्टम था, इसलिए 10-10 सालों के रूप में 60 ईयर्स का कंसेप्ट लिया। लेकिन हम लोग आधुनिक संसार में ये रहने की वजह से वो 51 से लेकर के टूवर्ड्स जो भी हो लास्ट में वो 60 तक सीमित ना रहे, बल्कि आगे तक है वही वाली 51 के बाद वो उम्र रहेगी। लाइफ साइकिल का जो कंसेप्ट है वो ये कि ये जो एज है और ये जो कंसेप्ट है इनके हिसाब से नॉर्मली बात करें, नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है इसी तरह लाइफ साइकिल चलता है। तो वो कह रहे हैं कि पहले 1 से 10 वर्ष में एक्टिविटी, इसमें नेचुरली एक्टिविटी अधिक होती है, अधिक एक्टिव होता है एक बच्चा 10 लोगों को परेशान करता रहता है, तो ये एक्टिविटी उसकी बात है। फिर जो ये 11 वर्ष से 20 वर्ष का समय है, हम लोग मॉडर्न साइंस से अगर रिलेट करें तो देखेंगे 13 वर्ष के आसपास, 13-14 वर्ष के आसपास जो डेवलपमेंट होता है ये ग्रोथ का कंसेप्ट है। मॉडर्न साइंस ने बाद में सिद्ध किया, ये उन्होंने पहले लिखा था। फिर फुल ग्रोथ 21 से 30 वर्ष तक की उम्र में फुल ग्रोथ का कंसेप्ट है। उसके बाद 31 से 40 में अब जो भी प्रॉस्पेरिटी होनी है वो सब हो चुकी है, शरीर और मन की प्रॉस्पेरिटी 31 से 40 तक में हो चुकी होती है, क्योंकि फिजिकल मेटाफिजिकल दोनों जुड़िएगा। अब उसके बाद 41 से 50 एट्रॉफी, ये जो एज है एट्रॉफी का एज है, यानी फुल ग्रोथ के बाद नेचुरली तरंग, याद करिए ऊर्जा का तरंग क्या था, ऊपर जा रही है फिर लौट रही है, तो अब ये एट्रॉफी माने अब डिटेरियोरेशन शुरू हो रहा है 41 से 50 के बीच में, और 51 से 60 के बीच में ओल्ड एज। यहां से उनका कंसेप्ट है कि 51 के बाद जो है, इसमें 2-4 में अंतर, साइकिल लगभग यही रहेगा, 2-4 वर्ष का इधर उधर अंतर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। डायरेक्शन का अगर याद करना चाहते हैं तो कह रहे फायर को उन्होंने फायर से रिलेट किया था, साउथ रखा था, क्योंकि वो सम्राट जो था वो दाहिनी तरफ, वो सूर्य दक्षिण दिशा की ओर बैठता था, इसलिए उसको उन्होंने फायर माना। सबसे बड़ी ऊर्जा यांग ऊर्जा के रूप में फायर है, इसलिए उन्होंने साउथ को से लिया था। अर्थ को सेंटर ले लिया, और ये सब आपका जो ईस्ट, पहले वुड से शुरू हुआ, तो ईस्ट से, नॉर्मली ईस्ट से लोग कल्पना करते हैं वही, तो ईस्ट और साउथ ईस्ट से वहां शुरुआत हुई, और फिर सेंटर ले लिया अर्थ को, और फिर बाकी बचा 2 जगह ट्रांसफर करना था, तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ले लिया। ये कंसेप्ट है। पहले का शुरू में लिया ईस्ट, भाई कुल मिला के हमारी दिशाएं जो है, सेंटर वाले छोड़ दीजिए, तो हमारे पास चूंकि 5 ही एनर्जी, 5 ही एलिमेंट थे, तो और हमारी दिशाएं जो है उन्होंने 2 और 1 3 4 5
छह दिशाएं मानी, 6 दिशाओं में कन्वर्ट किया, सेंटर को अलग कर दिया। तो साउथ को उन्होंने तय कर लिया, सेंटर चूंकि अर्थ था सेंटर के रूप में हुआ था, तो अब वो जो नॉर्थ और वेस्ट 3 और 2 5 को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 3 में। तो ये उनका कंसेप्ट। अब जो उसमें बहुत महत्वपूर्ण और है, महत्वपूर्ण वो है, आगे और बताएंगे। सेंस ऑर्गन की बात जब कहेंगे, सेंस ऑर्गन, तो उसमें उन्होंने कहा था आईज। तो वहां लीवर, जो गॉल ब्लैडर और लीवर था, या विंड वाला जो था, या जो वुड की एनर्जी थी, वो आईज में। तो लीवर को उन्होंने उस पर कंसेप्ट दिया कि लीवर आंखों में खुलता है, यानी लीवर और गॉल ब्लैडर आईज से रिलेटेड है। फिर टंग को उन्होंने कहा जबान जो है हार्ट से संबंध में है, कि हार्ट में वाणी से अभिव्यक्त होता है। तो अगर टंग आपकी अच्छी है, जबान अच्छी है, यानी अगर आप बहुत अच्छे बढ़िया से बोलते हैं, तो नेचुरली आपका हार्ट जो है बिल्कुल सही है। तो ये टंग उससे जोड़ दिया। माउथ, क्योंकि स्टमक का संबंध जो है, स्टमक स्प्लीन का संबंध माउथ से था, जो भोजन हम करते हैं, तो माउथ यानी माउथ की बीमारी, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे वो जाएगी, स्टमक की बीमारी मानी जाएगी। नोज की बीमारी कोई भी होगी तो हमारी मानी जाएगी लंग्स की बीमारी, और हमारी ईयर्स के कानों की बीमारी कोई होगी तो वो मानी जाएगी किडनी की बीमारी। तो किडनी कानों में खुलती है। ये सब कंसेप्ट है। तो इन कंसेप्ट के आधार पर उन्होंने अपने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को सिद्ध किया। फिर इमोशन, उन्होंने कहा कि वैसे तो हार्ट सबका कंट्रोलर है, हार्ट सारे इमोशन का कंट्रोलर है, लेकिन हर ऑर्गन के साथ एक एंगर, एक इमोशन जुड़ा हुआ है। जैसे लीवर और गॉल ब्लैडर का जो व्यक्तित्व का स्वामी होगा, उसमें एंगर एलिमेंट अधिक होगा। उसी तरह जो जॉय, जो हृदय वाला वो होगा, तो जो उसका फायर वाला एलिमेंट ये ठीक होगा, हार्ट वाला, वो आपका जॉय, उसका जॉय उसके साथ जोड़ा गया। और जो ये पेरिकार्डियम वाला था, ये कंसेप्ट ब्रेन का था। कंसेप्ट आगे जोड़ा धीरे से उन्होंने, कि ये कंसेप्ट ब्रेन के हिसाब से था, यानी कवरिंग जरूर हार्ट थी, लेकिन पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर एक कंसेप्ट था, इसलिए उन्होंने उसको जोड़ा कि ये जो है हमारा हैप्पीनेस, आनंद है। और ये बाद में जस्टिफाई और लोगों ने भी किया कि ये ब्रेन का सिस्टम है, यानी ब्रेन की मेरिडियन है, इसलिए हैप्पीनेस, ये ब्रेन में ही तो हैप्पीनेस होगी, जो भी होगा। मन, उसको मन कह सकते हैं, इसको आत्मा कह सकते हैं हम लोग। फिर अर्थ के साथ उन्होंने एगोनी जोड़ा। अब यहाँ क्योंकि ये काल के हिसाब से भी आप देखिए, ये समय हो रहा है आपके 31 वर्ष के बाद। अब यहाँ जो परेशानियां, जीवन की जो परेशानियां, जीवन को जानने के बाद जो परेशानियां हुई, वो एगोनी में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगी। और उसके बाद जो मेटल वाला पॉइंट आया, वो 41 से 50 वर्ष की उम्र का था। इसमें भी आपको अल्टीमेटली सैडनेस की ओर कुछ चीजों का अनुभव होने लगा, तो दुखी होने लगे तमाम चीजों पर। और अंत में जो किडनी का संबंध था, वो उससे फियर से शुरू हो गया, फियर साइकोसिस यहाँ से शुरू हो गए। आगे ओल्ड एज और डेथ लिखा हुआ है। इन सबसे सब होने लगा कि अब आगे भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, ये सब चीजों का विचार शुरू हो गया उम्र के। इस समय तक एकांतपन, अकेलापन भी छाया रहा, इसलिए फियर का एक दृष्टिकोण शुरू हुआ। तो ये जो उन्होंने कहना चाहिए कि फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों की कॉम्बिनेशन से मनोभावों का किया, तो ये उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा। फिर कलर हम लोगों ने देखा, ग्रीन, रेड, ऑरेंज। ऑरेंज 2 कलर, फायर में 2 कहे थे, जो ऑरेंज और ग्रीन। तो ये, और येलो और व्हाइट और ब्लैक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। टेस्ट की बात आई, हम लोग ऊपर बता दें पहले। अब ये देखिए, फिर बॉडी कंपोनेंट्स और बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी जो बॉडी कंपोनेंट, अब सिस्टम में देखिए, तो बॉडी जो वुड जो है मसल सिस्टम संबंधित था, यानी जब भी मसल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारा पहला ध्यान जाना चाहिए किस पर, वुड पर। इसलिए मसल सिस्टम कंट्रोलर कौन है, वुड। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोलर कौन है, हमारा हार्ट। और नर्वस सिस्टम कंट्रोलर कौन है, ब्रेन। तो ब्रेन का कंट्रोलर कौन, नर्वस सिस्टम कंट्रोलर है हमारे पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर। इसलिए हम लोग आगे समझे कि हैप्पीनेस इसलिए उसी से जुड़ा हुआ नर्वस सिस्टम से।
फिर जो आपका फ्लैश सिस्टम जो है, स्टमक और स्प्लीन से जुड़ा हुआ फ्लैश सिस्टम, और स्किन एंड बॉडी हेयर, ये आपके जुड़े हुए लंग्स के, और बोन और हेयर्स ऑन हेड, ये हमारे किडनीज। तो यानी अगर इनमें बोन्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेयर ऑन हेड में प्रॉब्लम हो रही है, तो किडनी पर ध्यान देना चाहिए। स्किन और बॉडी हेयर की बात हो रही है तो हमारा ध्यान जाना चाहिए लंग्स पर, और अगर फ्लैश में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो वो माउथ वो मतलब स्टमक और स्प्लीन। इस तरह वो सिस्टम की बात कही है, ऐसे ही बॉडी पार्ट भी है। तो ये फिर टेस्ट की बात आई। टेस्ट में सावर, बिटर, सावर माने खट्टा होता है ना। हाँ सर, शोर मानना SOUR। हाँ सर, खट्टा। खट्टा। तो खट्टा जो है ये आपको जुड़ा हुआ है उससे, लीवर और गॉल ब्लैडर से। तो यानी ये जो जो इस नेचर का होगा उसको ये टेस्ट अच्छा भी लग रहा होगा, दोनों चीजें हैं। ये टेस्ट अच्छा भी लग रहा होगा और बहुत अधिक इसकी चाहत होगी, तो ये एलिमेंट को दिखा रहा है कि वो एलिमेंट कहीं प्रभावित है। ये भी दोनों दृष्टिकोण है इसी से। बैलेंस फॉर्म हम लोग कर रहे हैं ना, एनर्जी बैलेंस, यानी अगर ये नॉर्मल नेचर होगा, लेकिन अगर ये नॉर्मल नेचर से थोड़ा सा डेविएशन करे दोनों तरफ, तो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि लीवर में ही कहीं गड़बड़ी हो सकती है। लीवर, एंगर उसका नेचर, जैसे एंगर नेचर है, लेकिन बहुत क्रोध करने लगे तो लीवर गड़बड़े, और बिल्कुल डिफरेंट हो जाए तो भी लीवर गड़बड़े। यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं रहे तो प्रॉब्लम। तो ये उसमें जुड़ा हुआ है कि सावर, बिटर, नॉर्मली बिटर उसका पसंद होगा, यही होगा। स्वीट इसको पसंद होगा, मीठा, लेकिन बस स्वीट बहुत अधिक क्रेविंग होने लगे तो समझ लीजिए कि कहीं हमारी स्प्लीन ऑर्गन प्रभावित है। उसी तरह पंजन, तीखा पसंद करने वाला होगा, और उसी तरह साल्टी, नमकीन वाला नेचर का होगा नॉर्मली। लेकिन बहुत नमकीन होने लगे तो भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल छोड़ दे तो भी प्रॉब्लम है। इस रूप में इस ट्राइबल चार्ट को देखा जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वो था, लेकिन हम लोग इस पर बहुत अधिक रिसर्च नहीं कर पाए हैं, जब हम लोग इस पर वार्ता नहीं करते हैं कि बहुत उसका, क्योंकि इसके लिए चाहिए ना कि उस आदमी का पूरा, हमको 15 दिन का डाटा चाहिए। जब उसे बतावे, लगातार पूछे, और सिंपल से हम लोग पूछ लेते हैं तो वो बता देता है, वो भी समझ नहीं पाता, वो कभी बता देता है हमको सब पसंद है, वो कह देता है कि हमको साल्टी पसंद है, वो कहेगा तीखा पसंद है, स्वीट, सब बोल देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ऐसी चीज होगी जो उसको बहुत पसंद होगी, उसके घर वालों से पूछे तो बता देंगे वो कि इनको ये बहुत पसंद है। तो इस तरह नेचर हम लोगों का होता है, जो जब चिकित्सा में यूज करते हैं उसको। स्मेल, मस्क, तंदूरी। अब मस्क का ये दो चीजें हैं इसका, कि शरीर की स्मेल भी इस तरह हो सकती है, नंबर 1, और या इस रंग का ये जो स्मेल पसंद भी हो सकती है। दोनों चीजें हैं। ये उसके शरीर की गंध भी हो सकती है इस तरह की, और ये उसको ये गंध पसंद भी हो सकती है। जली हुई पसंद उसको पसंद भी हो सकती है, उसके शरीर की गंध हो सकती है। स्वीट फ्रेग्रेंस, उसकी गंध, शरीर की गंध हो सकती है, उसको पसंद भी हो सकती है। फिशी, मछली की तरह हो भी सकती है और उसको पसंद भी हो सकती है। स्टेल, बासी तरह का, उसको पसंद भी हो सकती है और उसकी हो भी सकती है। इन रूपों में भी हम इस चार्ट को देख सकते हैं, क्योंकि ये उस टेस्ट के उस कलर, उस स्मेल, उस टेस्ट के संबंध में बता रहा है। तो ये बता रहा है कि इस ऑर्गन से रिलेटेड है, ये ऑर्गन का नहीं, ऑर्गन से रिलेटेड सब चीजें हैं। तो ऑर्गन से रिलेटेड माने वो उसके साथ हो सकती है और उसके साथ नहीं भी हो सकती है। ठीक है। सेंस, तो सेंस वही आ गया। यहाँ पे देखिए नर्वस सिस्टम में कॉन्शियसनेस जुड़ा हुआ है, और यहाँ टेस्ट, यहाँ सेंस ऑफ स्मेल, वही तो टेस्ट वाले वही हुआ, मुंह का वो है। तो ये सब सरल है। बॉडी फ्लूइड्स में टीयर्स को इन्होंने जोड़ा किससे? वुड से। टीयर्स, आंसू जो है उसको, क्योंकि आंखों से आंसू। स्वेट,
ये पसीने को इन्होंने यहाँ मान लिया है और यहाँ मुंह में सलाइवा मान लिया है। पसीना माना हुआ है इन्होंने नर्वस सिस्टम क्या उसमें, तो उसमें, और म्यूकस को इन्होंने माना है कफ वहां पर, और यूरिन को मांगा, तो ठीक है, म्यूकस भी सही है, यूरिन भी सही है, सलाइवा भी सही है। स्वेट को हम लोग समझना है कि स्वेट उन्होंने बॉडी सिस्टम से माना, हार्ट और नर्वस सिस्टम से। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, एक और चीज है ओपनिंग जो है, ओपनिंग देखिए, ओपनिंग नीचे आया है, ओपनिंग आई, टंग वही है, माउथ, नोज, ईयर्स, ठीक है, ओपनिंग वही जो ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने, तो Yes, sir. ओपनिंग भी समझ गए आप। ये एक और चीज अपने समझ लीजिए, फ्लावर जो है कंसेप्ट है, ये सब जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फ्लावर क्या है बोलिए, फ्लावर से क्या समझे हम लोग? सर बैच फ्लावर रेमेडी कोई बताना चाहेगा और? अच्छा, फ्लावर को हम जब देखते हैं, कोई फ्लावर हम आपको हुआ, तो फ्लावर देख के आप क्या देखते हो बताओ, आप क्या बोलते हो? जैसे फ्लावर आपको कोई मिला तो क्या बोलेंगे आप? तुरंत पहला रिएक्शन बोलिए। अच्छा, मतलब नहीं, स्मेल की बात कर रहे हैं, हाँ? सुगंध की बात कर रहे हैं। नहीं, पहले तो आप कोई फ्लावर मिला तो आप पहले तुरंत दिमाग में कलर देखेंगे, उसका कलर कैसा है। गेंदे का फूल है, ये सरसों उसका फूल है, सरसों का फूल है, ये पहले विचार तो ही आता है जी कि गेंदे का फूल है, ठीक है, या गुलाब का फूल है। ये कंसेप्ट तो पहले, जैसे आप क्वेश्चन ने दिया कोई फ्लावर, अरे गेंदा, या ऐसा बोलेंगे ना, या विचार आएगा, आप बोले ना बोले, विचार तो आएगा। पहला विचार हमारा आता है उसको देख करके, उसके नेचर, प्रकृति में कैसा था वो। अभी तो इसमें उसमें सेकेंडरी चीज है। पहले तो जैसे देखा आपने, आप पहचान जाते हो कि पहले पहचान का भाव हुआ कि यह गेंदे का फूल है, या सरसों का फूल है, सूरजमुखी का फूल है, ये क्या कहते हैं, कोई जो है काले गुलाब का फूल है, लाल गुलाब, जो भी है आपका। तो पहला जो है फ्लावर, उसी तरह फ्लावर माने शरीर के ये भाग इस ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में व्यक्त कर रहे हैं, ये फ्लावर का अर्थ है। दे रिप्रेजेंट इट, जैसे गेंदे का फूल गेंदे का जो वृक्ष है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही ये फ्लावर जो है हैंड एंड टोनेल्स उस ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हैंड और टोनेल्स जो होंगे वो लीवर और गॉल ब्लैडर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। कॉम्प्लेक्शन जो आपका है वो आपका फायर में जो जुड़ा हुआ हार्ट और से उसके रिप्रेजेंटेशन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। टंग का कॉम्प्लेक्शन जो आपका दिखाई दे रहा है वो आपके नर्वस सिस्टम या आप यही पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर के रिप्रेजेंटेटिव रूप में है। और आपका स्टमक और स्प्लीन का जो आपका है वो लिप्स में व्यक्त हो रहा है कि लिप्स के रूप में आपको, जैसे लिप्स आप देख रहे हैं तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह बॉडी हेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लंग्स की स्थिति क्या है, या आपका जो मेटल जो, उसी तरह हेयर ऑन हेड वही वाला नहीं। तो ये फ्लावर जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसको इस रूप में आप लोग समझिए। फंक्शन भी है, नर्व से है, मसल्स है, लिगामेंट्स है। फिर ये निगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज है। बैलेंस फॉर्म में पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी और इम्बैलेंस फॉर्म में वही निगेटिव क्वालिटीज हो जाएंगी, ठीक है, इस रूप में आप इसको समझिए। और कोई रह गया है, कॉम्प्लेक्शन हो गया। सिम्टम फ्लैटुलेंस एंड डिप्रेशन, ये जो फ्लैटुलेंस एंड डिप्रेशन ये लीवर के संबंध में है। पैल्पिटेशन हार्ट के संबंध में है। हिकअप एंड ट्रेम्बलिंग ये बहुत ज्यादा हो रही है तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। बेल्चिंग आपका संबंध में है, बेल्चिंग स्टमक में है। और कफिंग
आपका लंग्स में है और लोअर बैक डिस्ट्रेस अगर है तो इसका मतलब किडनी की समस्या है। ये और इसमें कुछ रह गया है बतावे तो बताया जाए, मुझे लगता है कुछ रह गया होगा शायद, और इसमें देखते हैं और कहीं है कोई चीज और रह गई है। ये किताब बहुत अच्छी किताब थी ये। तो सर हमारे पास तो नहीं है ये डाटा। हाँ नहीं है तो अब बता तो रहे कि वो पुरानी किताब थी उनको। देखिए कितना पूरा बढ़िया पॉइंट लिखा था, फेफड़े संबंधित ऊर्जा प्रपथ कैसे, पूरा इसका पूरा डिस्क्रिप्शन था ऊर्जा इसका, उनका कौन कौन पॉइंट है, LU11 है, LU10 है, LU9 8 5 इसका वो है, इस तक तो इसका पैसेज पॉइंट तक दिया हुआ है। पैसेज पॉइंट क्या है इसका, पैसेज पॉइंट है लियो कनेक्टिव पॉइंट है। पैसेज पॉइंट को देखिए ऐसा है, ये ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज, मैं आपको भी यही बता दूं, कंसेप्ट समझिएगा। कहीं कहीं हम लोग डिविएशन करते हैं पूरे सिस्टम में, हम लोग बहुत चीज जानते नहीं हैं। जैसे LU7 पैसेज पॉइंट तो नहीं है, ये वर्चुअली इसका नाम रियल में नाम है लियो कनेक्टिव पॉइंट, आगे कभी बताएंगे आप लोगों को। दिस इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट, इसको हम क्या कह रहे हैं वो अलग पॉइंट है और हम अपने हिसाब से कह रहे हैं। ये इट मे बी पैसेज पॉइंट, इट मे नॉट। सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, बस केवल थोड़ा सा समझ आ रहे हैं, अधिक नहीं। ये जो हमारे पास लियो कनेक्टिंग पॉइंट आपने किताब में पढ़ा होगा, फिर ने लिखा है लियो कनेक्टिंग पॉइंट, उनको लियो कनेक्टिंग पॉइंट ही आप समझिएगा नंबर 1। दिस आगे जब हायर स्टडी आप करेंगे या और पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो ये समझेंगे कि इट मे नॉट बी हॉटनेस पॉइंट। हॉटनेस पॉइंट का कंसेप्ट यहां नहीं है कहीं, बोलिए चाइनीज में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में है नहीं है, बोलिए बताएं। दिस इज, ये कंसेप्ट कहीं और आया होगा। ये हमारे हॉटनेस पॉइंट हमारे नहीं डिफाइंड होगा, डिफाइंड है, ये डिफाइंड होगा प्रोफेसर पार्क जीवू ने। उसी तरह LU7 लियो कनेक्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट which transfers energy from one yang to into yang for a particular, a single element। नहीं, जैसे एक घर है और उसी घर में हस्बैंड वाइफ है, तो वो जो ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी, ये वाला पॉइंट है लियो कनेक्टिंग पॉइंट, उसको कनेक्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। इट में भी पैसेज पॉइंट, पैसेज पॉइंट तो वो सारे हो सकते हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो, क्योंकि पैसेज माने रास्ता, पैसेज पॉइंट सभी है जो ट्रांसफर करता हो एनर्जी को, फ्लूइड को, रक्त को, किसी को ट्रांसफर कर रहा हो, ऊपर से आगे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, वो सब पैसेज पॉइंट है। ठीक, तो ये इसका नाम जो है LU7 का नाम हम लोग जानते हैं लियो कनेक्टिंग पॉइंट में शायद जानते हैं, हॉटनेस पॉइंट उसको कह दिया गया है, लेकिन हॉटनेस पॉइंट को अलग जब पढ़िएगा तो हॉटनेस पॉइंट डिफरेंट में भी डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो है ये किताब बहुत अच्छी है, इस किताब, लेकिन अब क्या करेंगे, ये किताब अब अवेलेबल ही नहीं है, ना कहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी, ये वो बिक चुकी सब जगह। ये कवर दिखा देंगे सर बाहर से? कवर दिखा देंगे, ठीक है। आपका दिख नहीं, एक सेकंड सर, दिखा दिखा हाँ दिख गया सर। हाँ। यस सर। ये किताब जो है
सब बिक गई है वहां पर। और ये सब किताबें जो थी यहाँ इन्हीं का है, ऐसा नहीं है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा यहीं पर है। ये महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, उसके लिए लिखी गई थी किताब, मतलब यहीं से लिखी यहीं गई है, लेकिन सेमेस्टर 1 की किताब थी, तो जब उसमें उनका वो था, तब मेन हम लोग जो पढ़ना चाहेंगे वो अभी इसके बाद, और नाम हमेशा समझ लीजिए, परंपरागत TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इसका नाम है। और जो इसके जो इन यांग वाला है वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। इन यांग का कंसेप्ट जो है, इन यांग का कंसेप्ट, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इसको ये अभी देखिए, आपको जो 5 एलिमेंट थ्योरी है वो तो अलग से पढ़ाई जाएगी। ये कंसेप्ट बता दिया गया है कि ये कैसे है, और इसका बस जो चैप्टर हमारा ट्रेटाइज 1 का चैप्टर है, उसमें एक ही चीज उन्होंने, एक एलिमेंट, एक शब्द का उल्लेख किया है, ऑर्थोपैथी। उन्होंने कहा कि एक ऑर्थोपैथी है जो बहुत सहज जीवन के लिए ऑर्थोपैथी, और उन्होंने कहा, और दूसरे के लिए हेट्रोपैथी कहा है। 2 शब्द का इस्तेमाल किया है। तो बस उसको आप जाने रहिए कि ऑर्थोपैथी माने सहज जीवन, जो हम आप प्रकृति के साथ जितने लोग हैं जुड़े हुए, उनके साथ तादाद में स्थापित करेंगे तो हम लोग ऑर्थोपैथी की ओर है। ऑर्थोपैथी ये शब्द का है किसी में चैप्टर 1 में ही, जो चैप्टर 1 है ट्रेटाइज में, क्योंकि चैप्टर 1 कोई जरूर नहीं, अगर पढ़ाएंगे तो पढ़ा पाएंगे तो ठीक है। तो इसका, उसमें जो एक शब्द है ऑर्थोपैथी और हेट्रोपैथी, बस। तो ऑर्थोपैथी में सहज जीवन, हेट्रोपैथी में असहज जीवन। तो अब अगर और आप लोग ये समझना हो तो आप ये समझते रहिएगा कि कितना, कौन से अंक बहुत चाइनीज में थ्योरी बहुत माने गए। उन्होंने 2 कहा, 2 इन यांग। हेमंत सिंह बोलिए। यस सर। इन यांग, तो 2 अंक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उन्होंने और क्या कहा, पंच, बोलिए, पंच 5 एलिमेंट बताना। 5 एलिमेंट, तो 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो गया। तो 2 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है। फिर उनका 8 गाइडिंग प्रिंसिपल। यस सर। ठीक है, तो 8 गाइडिंग प्रिंसिपल हो गई। फिर उनका 6 एक्सेसेस। क्यों? 6 एनर्जी थी तो वही तो एक्सेस होगी, यस, है ना, उन्हीं का तो एक्सेस होगा। तो 6 एक्सेस और 7 इमोशंस। तो 2 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है। अंक मतलब कैसे उनके इंपॉर्टेंस की उसमें है। आयुर्वेद में भी ये दूसरे होंगे, लेकिन हमारे उनके यहाँ 4, अच्छा 4 डायग्नोसिस है। देखिए, डायग्नोसिस के 4 तरीके हैं, वो भी है। तो 2, 4, 6, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, इतने अंक इंपॉर्टेंट हो गए। और ये 4 डायग्नोसिस तरीके क्या कहा उन्होंने, 5 इंद्रियां हमारी, ज्ञानेंद्रियां, इन 5 में से एक को उन्होंने कॉमन कर लिया। देखकर, सुनकर और सूंघकर, तो इसको और इसको एक कर लिया बस। और सब आपके जो होते हैं वही। पूछ करके, तो पूछ करके मुंह बोलेगा तो मुंह वाला हो गया। देख करके, छू करके, तो छू कर में स्पर्श वाला हो गया। तो इस तरह 4 जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें से 4 उन्होंने लगाए, एक 5 में से 2 को कॉमन कर दिया, एक साथ ही रख लिया, बस ये उन्होंने कर दिया। तो इतने हम लोगों को महत्वपूर्ण चीजों को जानना है। और बहुत अधिक, और सब लोगों ने बता ही दिया गया है कि ऊर्जा सतत प्रवाहशील होनी चाहिए, ऊर्जा कहीं रुकनी नहीं चाहिए। बाएं से दाएं जाना है तो बाएं से दाएं जाए, लेकिन अगर ऊपर से नीचे चली जा रही है और नीचे से ऊपर चली जाएगी उल्टा, या रुक जाएगी तो उल्टा चलेगी, तो सब जगह बढ़ जाएगी तो घट जाएगी, तो ये सारे उनके
ऊर्जा रक्त कोई भी ऊर्जा है, तरल है, रक्त है और तो कुछ है नहीं। ऊर्जा बह रही है, रक्त बह रहा है, तरल बह रहा है, यही तो है हमारे पास शरीर के अंदर। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद करेंगे, उनकी एनर्जी को याद करेंगे और उनकी एनर्जी को ग्रहण करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के बाद अल्टीमेटली हम लोग इसको दूसरे को फैलाएंगे, ताकि दूसरा जब जानेगा तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, उसका भी ज्ञान बढ़ेगा और एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू होगी और खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज क्लास, कल फिर मिलते हैं। कल हम लोग अभी बता रहा हूँ